Assalamualaikum. I am Natik Ali Gawar in front of you. Welcome to our biology class. आज हम डिस्कस करेंगे अपनी बायोलॉजी क्लास के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इनहेरिटेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हमें डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। इनहेरिटेंस से पहले हमने एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है जो हमने पहले पढ़ी होगी क्लास 9 के अंदर, उसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है हमारे पास? बेसिकली जेनेटिक्स हमारे पास स्टडी होती है इनहेरिटेंस, वो एक सब्जेक्ट जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम होता है जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होती है? इनहेरिटेंस बेसिकली हमारे पास वो भी एक स्टडी होती है जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जब ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, कौन से कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक पैरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, उसको हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, और इनहेरिटेंस को हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट हमारे पास होता है इनहेरिटेंस का, वो होता है जीन। जीन क्या होता है? ये वो टर्म है जो आप बार बार सुनेंगे। जीन बेसिकली हमारे पास बना होता है डीएनए से। डीएनए क्या होता है? आपने काफी दफा पढ़ा होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम बोलते हैं डीएनए। आपने मूवीज के अंदर, ड्रामों के अंदर भी आपने खासतौर से सीआईडी के अंदर नाम सुना होगा डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? वो जीन जो होता है वो डीएनए का बना हुआ होता है। और डीएनए बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मौजूद है। मतलब एक डीएनए के अंदर डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि बनता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। न्यूक्लियोटाइड्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो क्या करती है, आगे प्रोटीन को बनाने के लिए काम आती है। तो वो हमारे पास होता है डीएनए का, और डीएनए के अंदर डीएनए होता है जीन के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म का नाम है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? बेसिकली क्रोमोसोम हमारे पास जो कंसिस्ट होता है वो होता है क्रोमैटिन मटेरियल। आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल के अंदर हमने यूं बनाया था क्रोमोसोम, ठीक है, यूं हमारे पास क्रोमोसोम बनाया था। हमने आपको ये बताया था क्रोमैटिन मटेरियल हमारे पास जब कंडेंस होते हैं तो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। तो बेसिकली ये क्रोमैटिन मटेरियल का बना होता है। और क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? बेसिकली क्रोमैटिन मटेरियल हमारे पास होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। एक डीएनए होता है हमारे पास, ठीक है, द हिस्टोन प्रोटीन रैप्स अराउंड द डीएनए। ये डीएनए मेरे पास, ठीक है, इस तरह का डीएनए होता है, जिसे कि रैप किया होता है, लपेटा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है। किस तरीके से लपेटा? इस तरीके से बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, किसी दाने के ऊपर अगर मैं धागा लपेट दूं, इस तरीके से मेरे पास क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? उस डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है? लपेटा हुआ। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया कि भाई डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना। इस तरीके से आरएनए भी एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आपने पढ़े होंगे पहले भी, वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? बेसिकली वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स है, इनके अंदर बनाने के न्यूक्लियोटाइड जो बनते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये बेसिकली तीन चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। पहले होती है हमारे पास एक शुगर, 5 कार्बन शुगर, जिसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। दूसरे हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट होता है हमारे पास। और तीसरी से हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है। बहुत सारी नाइट्रोजीनियस बेस में आपने हो सकता है नाम सुना हो, AGCTU, 5 किस्म की बेस होती है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, यूरेसिल। ये हमारे पास क्या होती है? 5 किस्म की बेस होती है जो अलग अलग किस्म के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनाती है। तो सिंपली अगर जनरली देखा जाए तो क्या होता है हमारे पास? राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, ये तीन चीजें मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बनाती है। मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो ये वाला पार्ट है मैंने जो बनाया है, ये पार्ट कहलाता है फॉस्फेट। ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया हुआ है, ये पार्ट कहलाता है राइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर कहलाता है। और जो सेंटर में हमारे पास ये बना है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो बना हुआ है ये कहलाता है नाइट्रोजीनियस बेस। तो इधर पर बीच में होती है नाइट्रोजीनियस बेस, इस तरफ होता है राइबोज शुगर, एक तरफ होता है फॉस्फेट ग्रुप। इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्लियर हुई बात? अब हम डिस्कस करना है एक बात, डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई डीएनए क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं
तो बेसिकली स्ट्रक्चर सब कुछ इस तरीके से होता है। आपने काफी ज्यादा फिल्म्स मूवीज में देखा भी होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। यूं करके हमारे पास बना हुआ होता है, थोड़ा डबल हेलिक्स होता है तो इसमें यूं बना है, ठीक है। यूं करके क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अच्छा, अब दिमाग में रखना कि ये डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरीके होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको इस तरीके से बनाऊंगा कि आपको आराम से समझ आए कि डीएनए रेप्लिकेट क्या हो, कैसे हो। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डबल होना, ठीक है। डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन एक ही मतलब है, ठीक है। जब डीएनए हमारे पास एक से डबल होता है, अब एक पेरेंट डीएनए था, ठीक है, उसके बाद वो एक डीएनए से होकर दो डीएनए बनाएगा, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस प्रोसेस को हम डिस्कस करना है इसके अंदर किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होती है या डीएनए डुप्लीकेशन होती है। होता किस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं पेरेंट डीएनए। ये मैंने बनाया हुआ है पेरेंट डीएनए। अच्छा, एक बात और आप सुन रहे देखिए, यहाँ पर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डबल हेलिक्स है, मतलब एक हेलिक्स ये, एक हेलिक्स ये, दो स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। सेंटर में नाइट्रोजनियस बेसिस होती है, ठीक है। इन्होंने आपस में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाया होता है, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब ये दो हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर ये मेरा एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, होता कुछ इस तरीके से, मैं वर्बली बताता हूँ आपको थोड़ा सा इधर देखकर। होता कुछ इस तरीके से कि भाई यहाँ पर स्ट्रैंड जो है ना, ये यहाँ पर यहाँ नंबर दिया, अभी जो एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अब ये स्ट्रैंड क्या करेगा, अपने साथ एक और टेम्पलेट स्ट्रैंड बना देगा। अगर मैं थोड़ा सा जगह साफ हो जाए, यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास क्या बना हुआ है, एक डीएनए बना हुआ है, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये। अब ये एक स्ट्रैंड बाद में क्या करेगा, अपने साथ एक और टेम्पलेट स्ट्रैंड बना देगा, और ये भी क्या करेगा, एक और टेम्पलेट स्ट्रैंड बना देगा। इस नतीजे में क्या होगा, हमारे पास ये टूटा, दो स्ट्रैंड टूटकर अलग अलग हुआ है, उन्होंने आगे जाकर एक और नए स्ट्रैंड से बना, तो यहाँ पर एक बन जाएगा, यहाँ पर दूसरा बन जाएगा। इसको प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने एक अच्छी सी डायग्राम बनाई है। यहाँ पर हमने डीएनए को, ये हमारे पास इस तरह बना हुआ है, इसको हमने इस तरह कंसीडर करा है कि एक सीढ़ी की तरह। ये मेरे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है, देखो ये जो मैंने बीच में दिखाया रहा है, ये क्या है, मेरे पास पार्टीशन कर रहा है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड। पेरेंट डीएनए क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, स्ट्रैंड क्या होता है, आपस में कनेक्ट होते हैं नाइट्रोजनियस बेस से। अब होता क्या है, पहला स्टेप ये होता है कि जो नाइट्रोजनियस बेस है, ये क्या होता है, सेपरेट होता है, स्ट्रैंड सेपरेट होता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बना हुआ था, अभी क्या हुआ, टूट गया। ये यहाँ पर हमारे पास सेपरेशन हो गई नाइट्रोजनियस बेस से। तो पहला स्टेप क्या होता है, सेपरेशन होती है। अब क्या होता है, सेपरेशन होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद होती है हमारे पास ये एक स्ट्रैंड अलग हो गया, ये एक स्ट्रैंड अलग हो गया। अब इस स्ट्रैंड के सामने नए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, नए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और यहाँ पर लगकर एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे। से हमारे पास इसके साथ जो होंगे, यहाँ पर लगकर एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे। तो नतीजा क्या होगा, हमारे पास इसका ये पार्ट, ये हमारे पास नया स्ट्रैंड बन गया, ऐसे ही है। इसका हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसका हमारे पास ये नया स्ट्रैंड बन गया। तो ये दो नए स्ट्रैंड बनेंगे हमारे पास, और ये दो टेम्पलेट स्ट्रैंड या ओल्ड स्ट्रैंड बनेंगे। तो नतीजा क्या, हमारे पास एक पेरेंट डीएनए था, इससे दो नए डीएनए बन गए, तो इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। होता क्या, दोबारा बता दूं मैं कि जिपर लाइक, जिपर मतलब इस तरीके से हम जिप खोलते हैं ना, जिप जब ओपन होती है तो दो मिली हुई होती है, ओपन होती है तो खुल जाती है। इस तरीके से इसमें भी होता है, यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं लाइक जिपर, जिप की तरह। जब सेपरेट होते हैं तो एक पोर्शन एक नए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यू डीएनए बनाता है, दूसरा स्ट्रैंड एक नए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आते हैं, नया स्ट्रैंड बनाते हैं और वो नया डीएनए बनाता है। क्लियर होने के बाद ये था हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। अब चंद टर्मिनोलॉजीज हमें डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए, इसका नाम है इनहेरिटेंस, क्योंकि आगे जाके हमने ये टर्मिनोलॉजीज आपको बार-बार यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि जीनोटाइप क्या होती है हमारे पास। आपको मैंने बताया जीन क्या होती है, हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है प्रोटीन की, इसको हम बोलते हैं जीन। तो जीनोटाइप क्या होती है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जीन की कौन सी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से मिला। अब देखिए सर, ये मैं आपको, ये जो हमारे पास बहुत थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा तो समझ आ जाएगा। जीनोटाइप हमारे पास क्या है, जीन का है। अब ये जीन है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको रिप्रेजेंट करा है ए और कैपिटल ए से, ये मेरे पास कहलाएगा जीनोटाइप। क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। मैंने लेट्स सपोज के मेंशन करा हुआ है, ये कैपिटल ए का मतलब क्या है, देखो मैं जीन क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ना।
अब एक कैरेक्टर है कि एक बंदा टॉल है, इस टॉल का जो जीन है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, बंदा टॉल है। अब मैं इतना बड़ा तो देख नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंबल्स देते हैं। इस तरीके का होता है ना नेचुरल सेट, उसका सिंबल क्या होता है, n होता है। इस तरीके से प्राइम नंबर का सिंबल p होता है। इस तरीके से हमें यहाँ पर सिंबल्स दिए होते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये सिंबल दिए a, ये a किसका सिंबल है भाई, कि जितने लंबे पर्सन होंगे जो जीन होगा उसका नाम होगा a। तो ये जीनोटाइप होगा, इन दोनों का a हमारे पास होगा, उसका बोलेंगे जीनोटाइप a। क्लियर हो बात, थोड़ा सा समझ आएगा लेकिन आगे जाके आपको और समझ आ जाएगा। ये जीनोटाइप से बेसिकली किससे मिलके बनता है, ये बेसिकली बनता है एलील से। अब ये एलील क्या होते हैं हमारे पास, एलील बेसिकली हमारे पास कैरेक्टर होता है। देखो जरा यहाँ मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा था ए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए कैपिटल कैपिटल, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए और स्मॉल। लेट्स सपोज मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि कैपिटल ए का मतलब होता है लॉन्ग हाइट, ठीक है, स्मॉल ए का मतलब होता है शॉर्ट हाइट। अब जिसके अंदर दोनों ए होंगे उस बंदे की हाइट क्या होगी, लंबी। जिसके अंदर दोनों ए छोटे होंगे उसकी हाइट क्या होगी, छोटी। और जिसके अंदर एक ए बड़ा एक ए छोटा होता है क्या होगी, उसकी हाइट नॉर्मल होगी। क्लियर होगी बात, समझ आ रही है, दिमाग में आएगी बात। अच्छा इनको बोलते हैं हम अलील, जो मैंने मेंशन करना है, ये कैपिटल ए कहलाएगा अलील, स्मॉल ए कहलाएगा अलील। तो मतलब देखिए मैंने आपको बताया कि जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं ये कहलाएंगे अलील। क्लियर होगी बात, जो कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है। अब हमारे पास होते दो टाइप के अलील, एक होते हैं हमारे पास क्या, जीनोटाइप होता है दो टाइप के, एक होता है होमोजाइगस जीनोटाइप, एक होता है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। आपने पढ़ा होगा होमो मतलब होता है सेम, हेटेरो मतलब होता है अलग। वो जीनोटाइप देखो ए भी जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी जीनोटाइप है, दोनों स्मॉल ए भी जीनोटाइप है। वो जीनोटाइप जिसके दोनों अलील सेम हो, जैसे कि कैपिटल ए और कैपिटल ए। दूसरा क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो दोनों अलील अगर सेम हो, आइडेंटिकल अलील्स हो, तो उसका बोलते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। हेटेरोजाइगस क्या होता है हमारे पास, उसका एक अलील दूसरा और एक अलील दूसरा, मींस है कि डिफरेंट अलील। इस तरीके से ये कैपिटल ए के और एक स्मॉल है, ये कहलाएगा मेरे पास हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। क्लियर हुई बात। अब अगली बात करते हैं डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। डोमिनेंट मतलब इंग्लिश में क्या होता है, डोमिनेंट वाजे, ठीक है, सुपीरियर। रिसेसिव मतलब क्या होता है, जो छुपा हुआ हो, ठीक है, इंफीरियर हो थोड़ा सा। तो डोमिनेंट अलील क्या होता है, रिसेसिव अलील क्या होता है, वो अलील जो दूसरे अलील के ऊपर कंप्लीटली अपना छापा डाल दे। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक अलील है कैपिटल, देखो मैं अगर बात करूं कि यहां पर लिखा है, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ए है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक बात कि कलर जो होगा वो फ्लावर, कोई फ्लावर इसका अलील कलर रेड होगा, और स्मॉल ए बता रहा है कि कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन इसका रंग क्या है, रेड बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन है, हमने देखा, हमने सर्च करा, ये जो कॉम्बिनेशन बना ये आपको आगे सिखाएंगे किस तरीके से बनता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये देख लेंगे भाई ये कॉम्बिनेशन बना ए और ए का, ये जीनोटाइप हमारे पास है, ठीक है। लेकिन इसका हमने जब रंग देखा तो रेड था। ऐसा क्यों भाई सर, इसका रेड है, इसका व्हाइट है, तो पिंक होना चाहिए, रेड और व्हाइट का मिक्सचर। ऐसा क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास ये वाली अलील है, इसका कलर क्या है, रेड। ये क्या है, डोमिनेंट ओवर ए। दूसरी जो अलील है ना, ये दो, एक अलील कैपिटल ए के है, एक अलील स्मॉल ए। जो कैपिटल अलील है उसका क्या कलर, रेड है, स्मॉल का व्हाइट है। आंसर में रेड आ रहा है हमारे पास एज अ रिजल्ट। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट में जो हमारे पास रेड आ रहा है, इसका मतलब है कि जो कैपिटल अलील है हमारे पास, जो ये वाला अलील है, ये क्या है, उसके ऊपर भारी है, उसने अपना उसको कंप्लीटली कवर कर लिया। व्हाइट वाले को तो हल्का सा भी शो होने नहीं देंगे, मैं भी कोई मौजूद हूं, तो उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट अलील। वो अलील जो अगले वाले बराबर वाले अलील में वाले कंप्लीटली छुपा दे, उसके ऊपर वाजे हो जाए, उसका हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील। और उस अलील को जो छुप जाए उसका हम बोलते हैं रिसेसिव अलील। समझ आई बात। वो अलील जो बराबर वाले के ऊपर आ जाए, अपना छापा डाल दे। आंसर में रेड है, इसका मतलब है कि ये वाला क्या है, ताकतवर है, डोमिनेंट है, तो ये कहलाएगा डोमिनेंट। तो दूसरा था जिसके ऊपर डोमिनेंट आ गया, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव अलील। नेक्स्ट हमारे पास फिनोटाइप। अच्छा जीनोटाइप के बाद हमारे पास जो जीन की कॉम्बिनेशन बता रहा है, ठीक है। फिनोटाइप हमारे पास होता है जो एक्सप्रेशन बता रहा है कि भाई जीनोटाइप जो हमारे पास है ये बना, इसके बाद क्या रिजल्ट आया, इसमें आपको बताया ना ये जीनोटाइप है, क्या है, ये देखिए
ये क्या है, जीनोटाइप ए। ये हमारे पास क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ लिखूं, यहां पर लिख दूं, ठीक है, इसको बिठाकर ए। अगर मैं हाइट की बात करूं, ठीक है, कैपिटल ए का मतलब क्या है कि क्या होगा, लॉन्ग होगा, पर्सन क्या होगा, ये लॉन्ग हाइटेड होगा, ऐसे ही ना, एक का भी लॉन्ग हाइट, दूसरे की भी लॉन्ग हाइट, ऐसे ही दो वाली लॉन्ग हाइट तो कंप्लीटली क्या होगा, लॉन्ग हाइट होगा। ये जो हमारे पास ए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जीनोटाइप। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, क्या चीज बन रही है, उसको हम बोलेंगे, क्या बन रही है भाई, लॉन्ग हाइट, इसको हम बोलेंगे फेनोटाइप। मतलब है कि फिजिकली जो नजर आता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं फेनोटाइप, और जो उसके अंदर कोड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। क्लियर है बात? इसलिए मैंने लिखा है भाई बीइंग एल्बिनो। एल्बिनो क्या होता है, एल्बिनो हमारे पास हमने कुछ लोग देखे जिनमें कोई रंग नहीं होता, उनके जिस्म पूरा व्हाइट होता है, उनके हेयर्स पूरे व्हाइट होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक पिगमेंट उनके अंदर होता है, तो बोलते हैं एल्बिनो। तो बीइंग एल्बिनो क्या है, उसका फेनोटाइप है, लेकिन इस एल्बिनो होने के अंदर भी क्या होगा, कुछ कोड्स होंगे, उनको बोलते हैं जीनोटाइप, कुछ सिंबल्स होंगे समझाने के लिए। अगली बात हम डिस्कस कर रहे हैं P1 क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ क्रॉस डिस्कस करेंगे, कुछ आपको बताऊंगा भाई मेरे पास अगर रेड फ्लावर है वो व्हाइट फ्लावर से मिलेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कितने रेड आएंगे, कितने व्हाइट आएंगे, कितने रेड और व्हाइट का मिक्सचर आएंगे, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लॉज हमारे पास, ठीक है, तो उससे उनको डिस्कस करने के लिए स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है जिसको बोलते हैं P1, उसका नाम होता है पैरेंटल जनरेशन। पैरेंटल जनरेशन का मतलब होता है कि जो स्पीशीज ले रहे हैं, जिनको आप अपने क्रॉस कराएंगे और रिजल्ट मंगाएंगे, उसको बोलेंगे पैरेंटल जनरेशन, उसको बोलते हैं P1, उसको रिप्रेजेंट करता है इससे। अगले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास इनके जो गैमेट्स निकलते हैं उनको आपस में क्रॉस कराते हैं, रिजल्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। इसका में क्या होता है, हमारे पास ये होते हैं ऑफस्प्रिंग ऑफ P1 जनरेशन। ऊपर वाले जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनकी जो आगे आने नस्ल होती है, उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, और इसका हम फर्स्ट फीलियल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, फिर एक F1 दूसरे F1 से हम क्रॉस कराते हैं, रिजल्ट में सेकंड जनरेशन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन को बोलते हैं हम F2 जनरेशन, उसको बोलते हैं सेकंड फीलियल। अभी इसको सिर्फ इतना दिमाग में रखें, पहले P1 होती है, फिर F1 होती है, फिर F2 होती है। जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, यूज करेंगे, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अगली बार डिस्कस करेंगे कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस हम को डोमिनेंस भी कहते हैं। बेसिकली कहते हैं हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि जब दो अलील अलग अलग हो, जैसे मैं आपको बताया ना, ये एक अलील कैपिटल एक है, एक स्मॉल है। लेट्स सपोज मेरे पास दो अलील अलग अलग है, जैसे ये मैंने आपको बता दी थी, ये ग्रुप ए भी है, तो इससे पहले एक और बात बोले तब पढ़ लेते हैं। कैपिटल एक ए है, एक स्मॉल ए, दोनों अलील क्या है, अलग अलग। जब दो अलील अलग अलग हो लेकिन कोई भी अलील दूसरे के ऊपर डोमिनेंट ना हो, मतलब कि हमने आपको बताया ना यहाँ पर कि भाई ये कैपिटल ए था, रेड कलर इस पर डोमिनेंट हो गया, स्मॉल ए रिसेसिव हो गया, ऐसे नहीं। इन दोनों के अंदर कोई भी डोमिनेंट ना हो और कोई भी रिसेसिव ना हो, बल्कि दोनों अपनी अपनी पहचान अलग अलग शो करें, उसका बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। हमारी बात कि भाई हमारे पास वो अलील, दो डिफरेंट अलील हमारे पास कि जिसके अंदर वो दोनों अलील अपनी अपनी पहचान अलग शो करें, उसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया था कि रेड कलर, इसका मतलब होता है व्हाइट कलर, तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर रेड भी हो और व्हाइट कलर अलग अलग शो कर रहा हो, इसको बोलते हैं हम कंप्लीट डोमिनेंस। समझ आने के लिए आपको मैं एक अच्छी सी एग्जांपल दूंगा। हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम, कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इनमें से जो ए बी होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ए भी होता है अलील, बी भी होता है, तो उसके ऊपर ना ए बी के ऊपर डोमिनेट होता है, ना बी ए के ऊपर डोमिनेट होता है, बल्कि क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर आप गौर करें जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला होता है, उसको किसका ग्रुप लगता है, किसका ब्लड लगता है, उसको ए बी का ब्लड लगता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास दोनों अपने अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। अगली बार हम डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारे पास वो होती है, देखो डोमिनेंस का मतलब होता है वाज़ेह होना, ये इनकम्प्लीट तौर पर वाज़ेह होते हैं। भाई दो मेरे पास हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई कैपिटल आर रेड फ्लावर, स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर। कैपिटल स्टैंड
क्लियर हुई बात? तो अब इन दोनों में जब मैंने क्रॉस कराया मेरे पास रिजल्ट आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है रेड, व्हाइट आर का स्मॉल आर का मतलब होता है व्हाइट। रिजल्ट हमारे पास मैंने बताया था कि कुछ डोमिनेंट होता है कुछ डोमिनेंट नहीं होता, कुछ रिसेसिव होता है। इसके अंदर दोनों डोमिनेंट थे। इसमें क्या होगा मेरे पास, इसमें ये होगा हमारे पास मिक्सचर बनता है, कोई भी डोमिनेंट नहीं होता और कोई भी रिसेसिव भी नहीं होता। तो इसलिए क्या बनता है, मिक्सचर बनता है रेड और व्हाइट। जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, पिंक बनता है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो फ्लावर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो पिंक कलर का फ्लावर निकलता है आर आर। तो इसके अंदर जो हमारे पास डोमिनेंस है वो कहलाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अंदर हमारे पास दोनों चीजें, दो अलील्स अपनी सेपरेट आइडेंटिटी शो करते हैं। इसके अंदर दो अलील्स होते हैं आपस में मिलकर एक नई आइडेंटिटी शो करते हैं। क्लियर होगी बात? उम्मीद करता हूं चंद बातें आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये बातें अगर आपको और ज्यादा इस चैप्टर के अंदर काम आएंगी, सारी यही बातें हम बार बार यूज करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए